एजुकेशन टर्निंग पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आजाद सर और आज हम लोग सीखेंगे वर्णमाला यानी अल्फाबेट से संबंधित छोटी से छोटी जानकारियां। इसलिए आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे और मैं दावा करता हूं कि पूरे यूट्यूब चैनल पर ऐसा वीडियो अपलोड नहीं किया गया है, तो आपको कुछ नया मिलने वाला है और बहुत अच्छा मिलने वाला है, तो लास्ट तक बने रहिए। चलिए बिना समय को गंवाए हुए हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और जो सबसे पहला टॉपिक है वर्णमाला। देखिए, वर्णमाला को जानने से पहले हम लोग ये जाना जाए कि आखिर भाषा क्या होता है। ठीक, भाषा एक माध्यम होता है अपनी बात को, अपने मन के भाव को व्यक्त करने का एक माध्यम होता है भाषा। और भाषा का आखिर व्याकरण के साथ क्या संबंध है, अगर इसको देखा जाए तो जो भाषा शब्द है वह संस्कृत के एक भाष शब्द है। संस्कृत के एक भाष शब्द है, उसी शब्द से भाषा बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है बोलना। जिसका अर्थ होता है बोलना। यानी भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी मन की बातों को, मन के भावनाओं को हम दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं। आइए, एक भाषा का निर्माण कैसे होता है। जैसे घर का निर्माण होता है, उसमें हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे सामग्री का प्रयोग होता है। ठीक उसी प्रकार एक भाषा के बनने के लिए बहुत सारे इकाइयाँ उसमें मौजूद होते हैं। जैसे सबसे उसमें जो बड़ा इकाई होता है जिसे हम लोग वाक्य कहते हैं, वाक्य से भी एक छोटी इकाई होती है जिसे उपवाक्य कहते हैं, और उपवाक्य से भी एक छोटी इकाई होती है जिसे पदबंध कहा जाता है, और पदबंध से भी एक छोटी इकाई होती है जिसे पद अर्थात शब्द कहा जाता है, और शब्द से भी जो छोटी इकाई होती है उसे अक्षर कहा जाता है, और अक्षर से भी छोटी इकाई होती है जिसे ध्वनि कहा जाता है, और वही ध्वनि वर्ण कहा जाता है। इस तरह से आइए हम लोग आगे जाना जाए कि आखिर ये वर्ण होते क्या हैं। जैसा कि अभी बताया गया कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है जिसे ध्वनि कहा जाता है, और उस ध्वनि को ही यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, और इस ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा। आइए आगे जाना जाए। अब अगला टॉपिक है वर्णमाला। वर्णमाला जाना जाए कि वर्णमाला किसे कहते हैं। देखिए, नाम से हिंदी को वही अच्छे से समझ सकता है जो शब्द को पकड़े। शब्द में ही उस शब्द का जो परिभाषा होता है उसमें निहित होता है, उसके अर्थ की जानकारी उस शब्द में ही निहित होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है वर्णमाला। वर्णमाला यानी वर्णों का माला, यानी वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे हम लोग आगे चलकर जानेंगे कि बहुत सारे वर्ण होते हैं। जैसे आइए जाना जाए उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं। हाँ, स्पष्ट यहाँ कर दो कि जो हिंदी का जो मूलतः जो मानक है, उस मानक के आधार पर अगर देखा जाए तो उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं, जिसमें 10 स्वर और 35 व्यंजन, यानी दोनों को मिलाकर उच्चारण के आधार पर टोटल यानी कुल 45 वर्ण होते हैं। और लेखन के आधार पर यानी जिसको लिखा जा सके, ऐसे वर्णों की संख्या 52। और ये 52 कैसे हुए, जिनमें 13 स्वर है, 35 व्यंजन है और 4 संयुक्त व्यंजन है। ठीक, एक यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कहीं कहीं उच्चारण के आधार पर 47 वर्ण बताया जाता है, 47 वर्ण, और कहीं कहीं लेखन के आधार पर 55 वर्ण बताए जाते हैं। लेकिन 55 बताने के पीछे और यहाँ 47 बताने के पीछे कुछ आगत वर्ण भी होते हैं जो विदेशों से आया है।
ठीक, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट आगे जानेंगे। आइए अब हम लोग जाना जाए स्वर क्या होता है। ठीक, इस व्यंजन को अलग अलग भागों में बांटा गया, यानी मुख्य रूप से दो, एक होता है स्वर और दूसरा व्यंजन। आइए स्वर जाना जाए कि स्वर क्या होता है और इसको अंग्रेजी में वोवेल कहते हैं। स्वर का परिभाषा होता है कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं, यानी जिसके उच्चारण में किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न ना हो, वैसे वर्ण स्वर वर्ण कहलाते हैं। आइए देखा जाए कि इन स्वरों का वर्गीकरण, यानी इसका अलग अलग जो टाइप होते हैं, जो प्रकार होते हैं, उनको किन आधारों पर बांटा गया है, ये चीज अब जाना जाए। तो स्वर का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किया गया है। जैसे सबसे पहले मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वर को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिनमें सबसे पहला है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है पलुत स्वर। आइए जाना जाए कि ह्रस्व स्वर क्या होते हैं। मैं पहले भी बताया कि कोई भी शब्द है उसका अर्थ उसी शब्द में ही निहित होता है। ह्रस्व स्वर यानी जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, वैसे स्वर ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, छोटी और छोटी उ, इसको बोल कर देखिए, कम समय लग रहा है, यानी जिनके उच्चारण में कम समय लगे वैसे स्वर ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। आइए अब आगे देखा जाए दीर्घ स्वर क्या होते हैं। जैसा कि नाम से दीर्घ का मतलब होता है लंबा, यानी ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से भी अधिक समय लगता है, तब वैसे स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आइए उदाहरण देखा जाए, आ बोलने में अधिक समय लग रहा है, जैसे बड़ी, बरियू, ए, ऐ, उ, औ, इनको बोलने में अधिक समय लग रहा है। ठीक उसी तरह से मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर अगला जो स्वर है वह हमारा पलुत स्वर। पलुत स्वर को जाना जाए कि आखिर होता क्या है। देखिए, पलुत स्वर ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे, वे स्वर पलुत स्वर कहलाते हैं। जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे उन्हें पलुत स्वर कहते हैं। आइए देखा जाए, जैसे राम, लेकिन पलुत स्वर जैसे प्रयोग होंगे इसका उच्चारण बढ़ जाएगा। जैसा आप लोग संगीत में देखते होंगे राम, ठीक, तो ये है पलुत स्वर। चलिए, स्वर वर्ण को और भी आधार है जिनके आधार पर बांटा गया है। जैसे जीभ के प्रयोग के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर भी स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला अग्र स्वर, दूसरा मध्य स्वर और तीसरा पश्च स्वर। और मैं फिर बता रहा हूं कि कोई भी शब्द होता है उसका अर्थ कहाँ निहित होता है, ठीक उसी शब्द में। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ अग्र स्वर, अग्र का मतलब होता है आगे वाला, मध्य का मतलब होता है बीच वाला और पश्च का मतलब होता है पीछे वाला। आइए देखा जाए कि अग्र स्वर क्या होते हैं। यानी जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग, यानी जीभ का जो आगे वाला भाग है काम करता है, तब वैसे स्वर को अग्र स्वर कहा जाता है। आइए जैसे में देखा जाए, जैसे छोटी ई, देखिए जीभ का आगे वाला भाग काम कर रहा है। बड़ी, ए, ऐ, ठीक, इसको बोलने में जीभ का आगे वाला भाग काम कर रहा है, यानी ये अग्र स्वर कहलाएंगे। दूसरा है मध्य स्वर।
आइए मध्य स्वर के बारे में जाना जाए। मध्य स्वर होते क्या है, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग यानी बीच वाला भाग काम करता है, वैसे स्वर मध्य स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, बोल के देखिए अ, ये जो उच्चारण हो रहा है वह जीभ के बीच वाले भाग से हो रहा है। ये सब चीजें आप पूरे YouTube चैनल पर ढूंढिएगा, ऐसे वर्गीकरण नहीं मिलेंगे। मैंने कोशिश किया है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी भी आपके बीच पहुंचे। आइए आगे देखा जाए। इसी क्रम में जो तीसरा होता है वह होता है पश्च स्वर, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च यानी पीछे वाला भाग काम करता है उसे पश्च स्वर कहते हैं। जैसे आ, ऊ, ठीक, या आप बड़ी ऊ, ठीक, ओ या औ। इसको बोलने में जीभ का जो पीछा वाला भाग है वह काम कर रहा है। यानी इस तरह से हम लोग क्या पढ़े कि जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर को 3 भागों में बांटा गया है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और तीसरा पश्च स्वर। फिर आगे भी स्वर का वर्गीकरण किया गया है मुख द्वार के खुलने के आधार पर, और मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर को 4 भागों में बांटा गया है। जैसा कि पहला है विपरीत, दूसरा है अर्ध विपरीत, और तीसरा है अर्ध समृत, और चौथा है समृत। आइए जाना जाए ये होते क्या है। सबसे पहले विपरीत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है वे विपरीत कहलाते हैं। जैसे आ, पूरा खुल रहे हैं, दिखाई दे रहा है ना, आ। आइए आगे जाना जाए। अर्ध विपरीत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, पूरा नहीं, इसमें अर्ध, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, अर्ध विपरीत, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है अर्ध विपरीत कहलाते हैं। जैसे अ, ए, ठीक। तीसरा है अर्ध समृत। तो अर्ध समृत के बारे में जाना जाए कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहे तो आप समझ लीजिए वे स्वर अर्ध समृत कहलाएंगे, ठीक। जैसे ए और ओ। चौथा है समृत। आइए इसके बारे में जाना जाए। समृत का मतलब कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, यानी 9 के बराबर खुलता है। यानी जैसे इसको बोल के देखिए, ई, मुंह खुल नहीं खुल रहा है पूरा, बड़ी, ऊ, ठीक। तो इस तरह से मुख द्वार के खुलने पर के आधार पर स्वर को 4 भागों में बांटा गया। अगला बांटने का आधार है ओठों के स्थिति के आधार पर। ओठों के स्थिति के आधार पर, ओठों के स्थिति के आधार पर स्वर को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 अवृत मुखी और दूसरा वृत मुखी। मैं बार बार कह रहा हूं कि शब्द का अर्थ, ठीक, शब्द में ही निहित होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ अवृत मुखी, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा ओठ वृत्ताकार यानी गोलाकार नहीं बने, तब वैसे स्वरों को हम अवृत मुखी कहते हैं। जैसे अ, बोलते देखिए अ वृत्ताकार नहीं बन रहा है, आ नहीं बन रहा है। लेकिन जो दूसरा है वृत्त मुखी, ऐसे स्वर जिसके उच्चारण में हमारा ओठ वृत्ताकार रूप धारण करे, तब वैसे स्वर को हम वृत्त मुखी कहेंगे। जैसे ऊ, देखिए वृत्त बन रहा है, बड़ी ऊ वृत्त बन रहा है,
ठीक, तो समझ में आया होगा। फिर आगे स्वर को अगला जो आधार है बांटने का वह है हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर स्वर को दो भागों में बांटा गया है। पहला निर्नुनासिक और दूसरा अनुनासिक। अब देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकले, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकले वैसे स्वर को निर्नुनासिक कहते हैं, जैसे अ आ छोटी ई आदि। दूसरा आप तो खुद समझ जाएंगे। अनुनासिक मतलब कि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकले तब वैसे स्वर को अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे ठीक, स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर हवा मुंह के सहित नाक से भी निकल रहा है, तो समझ में आया होगा। और इतना ही नहीं, एक और आधार है, छठा आधार घोषत्व के आधार पर। सबसे पहले हम लोग जाना जाए कि घोषत्व होता है क्या। देखिए, घोषत्व एक शब्द है जो घोष से बना हुआ है, और घोष का अर्थ होता है स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन, जहां से आवाज निकलते हैं। जब उसमें कंपन हो उस आधार पर जितने भी स्वर वर्ण हैं वह सभी घोष स्वर हैं, मतलब सबके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होते हैं। ठीक, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आ रहा होगा। ठीक, आगे आइए देखा जाए। ये थे स्वर वर्ण, और स्वर वर्ण ये पहला आधार था, वर्ण का पहला ग्रुप था। और दूसरा ग्रुप होता है, वो होता है व्यंजन। आइए व्यंजन के बारे में जाना जाए। ठीक, व्यंजन जिसको अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। ठीक, आइए जाना जाए कि व्यंजन होते क्या हैं। यानी स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। किसके सहायता से? स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। जैसे इस क को देखिए और बोल को देखिए, क, लास्ट में अ आ रहे हैं, मतलब इस क को बोला जा रहा है तो इसके उच्चारण में अ की सहायता ली जा रही है, और अ हमारा स्वर है। यानी स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। आइए, अब ये व्यंजन कौन कौन होते हैं? व्यंजन को अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। जैसे क वर्ग में 5 वर्ण हैं, च वर्ग में 5 वर्ण हैं, ट वर्ग में, इस तरह से। ठीक, ये जो भी दिखाई दे रहा है आपको, ये सभी व्यंजन है। और याद रखेंगे, जैसा कि पहले ही बताया गया कि उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं, जिसमें 10 स्वर और 35 व्यंजन, और लेखन के आधार पर 35 व्यंजन। ठीक, यहाँ पर आप देख रहे होंगे संयुक्त व्यंजन, ये व्यंजन नहीं है। ठीक, क्योंकि यह एकल व्यंजन नहीं है, यह संयुक्त व्यंजन है, मतलब कि 2 व्यंजनों के मेल से इनका निर्माण हुआ। इसलिए जो मूल हिंदी है उसमें इसकी काउंटी व्यंजन की संख्या में नहीं होती है। आइए, जैसा कि हम लोग देखें कि स्वर का वर्गीकरण किया गया है, ठीक उसी प्रकार व्यंजन का भी वर्गीकरण किया गया है। तो व्यंजन के वर्गीकरण का कोई खास आधार नहीं है। ऐसे मूल रूप से व्यंजन को 3 वर्गों में बांटा गया है, जिनमें सबसे पहला है स्पर्श व्यंजन। ठीक, आइए जाना जाए कि स्पर्श व्यंजन होते क्या है। देखिए, स्पर्श, स्पर्श का मतलब क्या होता है? टच करना, छूना।
ठीक, यानी जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान, जैसे मुंह के बहुत सारे स्थान हैं, तालु, ओठ, दंत, कंठ, किसी भी स्थान से स्पर्श करें, ठीक, तब वे वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, अब स्पर्श व्यंजन कौन कौन होते हैं आप यहाँ देख सकते हैं, क से लेकर म तक। ठीक, क से लेकर म तक ये सारे वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, समझ में आ रहा होगा। दूसरा जो है व्यंजन का प्रकार वह है अंतस्थ व्यंजन। ठीक, अंतस्थ व्यंजन। आइए जाना जाए कि अंतस्थ व्यंजन होते क्या है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों, ठीक, दोनों के बीच में स्थित हो, अंतस्थ कहलाते हैं। जैसे आइए यहाँ पर देखा जाए, य, र, ल और व, हमेशा याद रखेंगे, य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन है। ठीक, और एक तीसरा होता है जिसे ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। आखिर ये होता क्या है, आइए इसके बारे में जाना जाए। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जो हवा है यानी वायु है, वह मुख के किसी विशेष स्थान से रगड़ खाकर, यानी उच्चारण करते समय, ठीक, हवा मुंह के किसी विशेष स्थान से रगड़ खाकर, ठीक, अगर गर्मी प्रदान करता है यानी ऊष्मा प्रदान करता है, तब वैसे स्वर ऊष्म संघर्षी, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, जैसे तलाभिष, बोल के देखिए, गर्मी महसूस होगी, मूर्धन्ष, दंश, ठीक, ये सभी ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, आइए कुछ और भी आधार हैं जो विद्वानों ने उन आधारों पर व्यंजन को बांटने का प्रयास किया है, उसको भी हम लोग समझ लिया जाए। सबसे पहला आधार है घोषत्व के आधार पर। जैसा कि मैंने पहले बताया कि घोषत्व जो है वह घोष शब्द से बना हुआ है और उसका अर्थ होता है स्वर तंत्रियों में श्वसन का कंपन। उस आधार पर यानी घोषत्व के आधार पर दो तरह के व्यंजन होते हैं, पहला अघोष और दूसरा सघोष। अघोष का मतलब कि कंपन नहीं होगा। ठीक, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्री जो होता है, ठीक, उसमें श्वास का कंपन नहीं हो तो वे अघोष वर्ण कहलाते हैं। कैसे समझेंगे, आइए, जैसे क वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, च वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, तो अघोष कौन कौन होंगे? प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा जो व्यंजन है वह अघोष व्यंजन कहलाते हैं। यानी पहला क वर्ग का पहला क्या होगा? क होगा। च वर्ग का पहला वर्ण च, ट वर्ग का पहला वर्ण ट और इस वर्ग का, ठीक, यानी यहां से लेकर यहां तक, ठीक, ये सभी वर्ण अघोष कहलाएंगे। इसके अलावे दूसरा व्यंजन यानी इसको भी आप शामिल इसमें कर सकते हैं, यानी ख, छ, ठ, थ, फ, ये सभी अघोष व्यंजन कहलाते हैं। दूसरा है सघोष, मतलब कि ऐसे व्यंजन जिसके उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों के श्वास में अगर कंपन होता है तो वे सघोष कहलाएंगे। जैसे जो बाकी बच गया, कौन बच गया आपको? तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा
और पांचवा, यानी ये टोटल सघोष व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, समझ में आया? अब आगे जाना जाए प्राणत्व के आधार पर। देखिए, प्राण का मतलब ये नहीं कि जो हम लोगों में, प्राण का मतलब यहाँ हवा, वायु, उसके आधार पर भी वर्णों का वर्गीकरण किया गया है। जैसे पहला है अल्पप्राण। ठीक, अल्पप्राण क्या होता है, आइए इसके बारे में जाना जाए कि जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय मुख से कम हवा निकले, जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय मुख से कम हवा निकले, तब वैसे व्यंजन अल्पप्राण कहलाते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का तीसरा और प्रत्येक वर्ग का पांचवा जो वर्ण है वे अल्पप्राण कहलाते हैं। ठीक, कौन कौन? पहला, उसके बाद बोलिए तीसरा और पांचवा, ये सभी अल्पप्राण कहलाते हैं। और दूसरा जो है वह है महाप्राण। तो ठीक इसके विपरीत अल्पप्राण में हम लोग देखें, अल्पप्राण कम हवा निकल रहा है, तो इसमें क्या होगा, महा यानी ज्यादा। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से ज्यादा हवा निकले, तब वैसे व्यंजन महाप्राण कहलाते हैं। अब कौन बच गए हैं? पहला को तुम लोग ले लिए, तीसरा ले लिए है, पांचवा भी ले लिए, बचा कौन? तो दूसरा और चौथा, यानी प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है। ठीक, तो इस तरह से हम लोग, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक, और इस तरह से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से वर्णमाला से संबंधित सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी प्राप्त किए हैं। और जैसा मैंने शुरू में दावा किया था कि ऐसा वीडियो आपको पूरे YouTube चैनल पर कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने इसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारियाँ आपको देने का काम किया है। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर अच्छा नहीं लगा हो तो आप पूरी ईमानदारी से डिसलाइक करें। और ये मेरा पहला YouTube पर वीडियो अपलोड हो रहा है, कुछ कमी हो तो उसे कमेंट में आप बताएं और इसे अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि इस कोरोना महामारी में जो बच्चे घर बैठे हैं वे हिंदी व्याकरण की जो पहली सीढ़ी होती है वर्णमाला, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। जय हिंद, जय भारत।